गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हालचाल है भैया आप लोगों के? गगन, दीक्षा, राहुल, मगेंद्र, सागर, रामलाल, अर्जुन, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीपिका, प्रीति, आलोक, दिव्या, आलोक, श्याम, गौरी, प्रियंका, प्रिंसी, अवधेश, दीक्षा, राहुल, गगन, छोटू, कुंदन, मगेंद्र, गगन, अवधेश, दीक्षा, कुंदन, प्रिंसी, प्रिंसी, छवि, 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 संदीप, विवेक। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे जो हमारी सोच पर निर्भर करते हैं, जो हमारी समझ पर निर्भर करते हैं, जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये वाले क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं, है ना? हाँ जी। और इन चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट अजम्पशन चैप्टर को खत्म किया था। स्टेटमेंट अजम्पशन। अच्छा, अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे? अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस में होता क्या था कि सारे अजम्पशन सही होते थे, सारे अजम्पशन सही होते थे, सिर्फ दो अजम्पशन गलत होंगे, है ना? जो कि स्टेटमेंट के अपोजिट होगा। ठीक है, जो कि स्टेटमेंट के अपोजिट होगा। दूसरा जो कि इलॉजिकल होगा। इन दोनों अजम्पशन को छोड़ के हमेशा सारे अजम्पशन सही होंगे। पहला वो जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होगा, दूसरा वो जो इलॉजिकल होगा। इन दो अजम्पशन को छोड़ के हमेशा सारे अजम्पशन क्या होंगे? हमेशा सारे अजम्पशन सही होंगे, इन दोनों अजम्पशन को छोड़ के, है ना? इन दोनों अजम्पशन को छोड़ के हमेशा सारे अजम्पशन सही होंगे। अपोजिट और इलॉजिकल को छोड़ के हमेशा सारे अजम्पशन क्या होंगे? सही होंगे। फिर इसके बाद जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट में हमें सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कॉज है या फिर इफेक्ट है। तो जो घटना पहले घटित होती है वो हमेशा कॉज होता है, यानी कि कारण, और जो घटना बाद में घटित होती है वो होता है इफेक्ट, यानी कि परिणाम। ठीक है, और इंडिविजुअल कॉज बेटा दो स्टेटमेंट हो नहीं सकते, दो स्टेटमेंट इंडिविजुअल कॉज नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग कारण नहीं बन सकते। हाँ, ये इंडिविजुअल इफेक्ट हो सकते हैं या तो कॉमन कॉज के या फिर इंडिपेंडेंट कॉज के, है ना? फिर इसके बाद हमने पढ़ा कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में बेटा क्या कर रहे थे हम? कार्यवाही, यानी कि हम निकाल रहे थे सोल्यूशन। क्या निकाल रहे थे? हम निकाल रहे थे सोल्यूशन, यानी कि हल निकाल रहे थे, हल, कि हमारा हल क्या निकलेगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। तो जो सोल्यूशन हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड है, हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड है, वही कोर्स ऑफ एक्शन हमारा सही होगा। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेटमेंट आर्गुमेंट। स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स यानी कि कथन और तर्क। ठीक है, आज के बाद बेटा आपके तर्क मजबूत होने वाले हैं। आज के बाद आप जब भी आर्गुमेंट करोगे किसी से, हमेशा सही आर्गुमेंट करोगे। आज के बाद आपकी जो बातें होंगी ना, उनमें एक वजन आ जाएगा, वजन। ठीक है, हाँ जी भैया। अजम्पशन निपटा चुके हैं, कॉज एंड इफेक्ट निपटा चुके हैं, कोर्स ऑफ एक्शन निपटा चुके हैं, और हम करेंगे, ओहो, और आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कथन और तर्क। ठीक है, कथन और तर्क। चलिए साहब, आर्गुमेंट, कथन और तर्क। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस चैप्टर में बेसिकली होगा क्या? स्टेटमेंट जो आर्गुमेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में होता क्या है? स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स टॉपिक में होता क्या है? एक सेकेंड। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क, इसको हिंदी में कहते हैं कथन और तर्क। कथन और तर्क, कथन और तर्क। देखो, इस वाले टॉपिक में क्या था? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन दिए हुए थे, कथन और पूर्व धारणाएं।
इस वाले टॉपिक में दो कथन दिए हुए थे, इस वाले टॉपिक में स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए थे, कथन और उसका प्रॉब्लम का सलूशन। ये प्रॉब्लम होती है और ये सलूशन होता है। अच्छा, स्टेटमेंट आर्गुमेंट में क्या होता है? स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में ये हमारी प्रॉब्लम होती है, यानी कि एक समस्या होती है और उस समस्या का हमें समाधान ढूंढना है। लेकिन स्टेटमेंट आर्गुमेंट में स्टेटमेंट जो होता है ना, वो एक एडवाइस होती है, हमसे एक सलाह ली जाती है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। एक एडवाइस होती है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो फिर अच्छा, अगर आपसे पूछे कोई, शुड बी ज्वाइन करियरविल, क्या हमें करियरविल ज्वाइन करना चाहिए? अगर आपसे कोई पूछता है शुड बी ज्वाइन करियरविल, क्या मैं करियरविल ज्वाइन करूं, तो आप उसको क्या बोलोगे? ठीक है भाई, स्टेटमेंट में अगर कोई आपसे कहे शुड बी ज्वाइन करियरविल, क्या शुड आई ज्वाइन करियरविल, क्या मैं करियरविल ज्वाइन करूं, तो आप उससे क्या कहोगे? आप उससे क्या कहोगे? आप कहोगे हाँ या फिर आप कहोगे ना। ठीक है, आप कहोगे हाँ या फिर आप कहोगे ना। लेकिन हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपकी ना और आपकी वॉइस में क्या दिक्कत हो गई? हेलो, 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 परफेक्ट तो है। लेकिन आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है फर्क किससे पड़ता है? अगर आपने बोला हाँ, तो उसके पीछे आपको ना एक रीजन देना होगा, क्यों। आपको एक रीजन देना होगा वाई, कि वो क्यों करियर ज्वाइन करे, क्यों ज्वाइन करे, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या कारण है वो आपको बताना पड़ेगा। और इसी कारण को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। इसी कारण को हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। अगर आपने बोला ना, तो आपको ना के पीछे एक रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा ना के पीछे कारण क्या है, आपको बताना पड़ेगा क्यों, है ना, क्यों क्यों वो करियर विल ज्वाइन ना करे। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम आर्गुमेंट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये चेक करना है कि जो हम आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, जो हम तर्क दे रहे हैं, वो तर्क हमारे सही है या गलत है। ठीक है, हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो तर्क हम दे रहे हैं वो तर्क हमारे सही है या गलत है। जो हम आर्गुमेंट कर रहे हैं वो आर्गुमेंट हमारे सही है ना, या फिर आर्गुमेंट हमारे गलत है। चैप्टर वाइज शुरू करेंगे बेटा यूट्यूब पर। वो आर्गुमेंट सही है कि गलत है, ये हमें वैसे भी देखो पिछले 2 हफ्ते तो पूरे मेरी तबीयत ही खराब रही है ना। करेंगे, शुरू करेंगे जल्दी। तो वो जो हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो जो हम तर्क दे रहे हैं, वो सही तर्क दे रहे हैं, गलत तर्क दे रहे हैं। तो इस चैप्टर में क्या होता है, एक एडवाइस, एक सलाह हमसे मांगी जाएगी। एक सलाह, एक सलाह हमसे मांगी जाएगी, एक एडवाइस हमसे लिया जाएगा। ठीक है, और हमें बताना है, ठीक है, उसका आंसर हमें हाँ और ना में देना है। लेकिन हाँ और ना के पीछे हमें कारण भी बताना है, और हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा आर्गुमेंट हमारा सही है, कौन सा आर्गुमेंट गलत है। देखो सही आर्गुमेंट कौन से होते हैं, है ना, सही आर्गुमेंट कौन से होते हैं? सही आर्गुमेंट वो होते हैं जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, है ना। सही आर्गुमेंट कौन सा होता है? सही तर्क कौन सा होगा? सही तर्क वो होगा, सही तर्क वो होगा जो कि हमारा ठोस होगा, जो कि ठोस तर्क होगा, जो कि ठोस तर्क होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और गलत तर्क कौन सा होगा? गलत तर्क वो होगा जो कि कमजोर होगा, जो कि कमजोर होगा, कमजोर होगा, यानी कि वीक होगा। सर अब हम पहचानेंगे कैसे कि जो हम आर्गुमेंट दे रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या फिर वो वीक आर्गुमेंट है? हम ये पहचानेंगे कैसे? क्योंकि हम जब भी किसी से लड़ते हैं या फिर हम जब भी किसी को आर्गुमेंट करते हैं, जब भी किसी के साथ हम आर्गुमेंट करते हैं, तो हम हमेशा अपनी जगह सही होते हैं। भाई हम इसीलिए तो आर्गुमेंट करते हो कि आपको लगता है कि आप जो आर्ग्यू कर रहे हो वो एकदम परफेक्ट आर्ग्यू कर रहे हो, आपके अलावा कोई भी सही नहीं है, जो आप कह रहे हो वो सही है, जो आप कह रहे हो वो सही है, बाकी सब गलत है। ऐसी बात है ना। लेकिन आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आप, है ना, गलत आर्गुमेंट के पीछे भी भाग रहे थे, है ना। तो आज के बाद आप जब भी किसी से आर्गुमेंट करोगे, हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट करोगे, हमेशा ठोस तर्क दोगे। आपका आर्गुमेंट आज के बाद हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं हो सकता। तो इन टॉपिक्स को पढ़ के हमारी पर्सनैलिटी ऑब्वियस सी बात है इंप्रूव तो होती ही होती है ना। हाँ जी, तो लिख लो बेटा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स कितने टाइप्स के हो गए, क्योंकि इस चैप्टर में हमें आर्गुमेंट्स ही चेक करना है कि हमारा जो आर्गुमेंट है वो सही है या गलत है।
तो अगर हम टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग यानी कि ठोस तर्क, एंड सेकेंड वन इज वीक आर्गुमेंट, सेकेंड वन इज वीक आर्गुमेंट, दैट इज कमजोर आर्गुमेंट। अब हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा आर्गुमेंट ठोस है, कौन सा आर्गुमेंट कमजोर है? भैया स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट को एग्जाम में पहचानोगे कैसे? स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट, वीक का मतलब वो आर्गुमेंट जो कि गलत होते हैं, वो आर्गुमेंट जो कि गलत होते हैं, और सॉलिड का मतलब है ना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, है ना सॉलिड, सॉलिड है ना, सॉलिड आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट मतलब है ना वो आर्गुमेंट जो कि सही होते हैं, जो कि सही होते हैं। देखो, आर्गुमेंट इज नॉट कॉल्ड एडवाइस। एडवाइस हमसे पूछा जा रहा है तब उसके पीछे हमें एक तर्क देना है, तर्क को बोलते हैं आर्गुमेंट, उस कारण को, है ना। देखो, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को पहचानने की ट्रिक बताता हूं। जैसे अगर आप कोई तर्क दे रहे हो और आपका जो तर्क है, जो आपका आर्गुमेंट है, अगर वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सल स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्सली ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि अगर आप कोई ऐसा तर्क दे रहे हो जो कि फैक्ट्स पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है? तथ्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? तथ्य पर आधारित है। तो आपका आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई फैक्ट आप दे रहे हो, फैक्ट, तथ्य, तो वो आपका आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा बाय डिफॉल्ट, अगर आप कोई तथ्य बता रहे हो तो, है ना। हाँ जी। नेक्स्ट, अगर आप कह रहे हो अपने आर्गुमेंट को, मतलब किसी गवर्नमेंट से रिलेट कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी, या किसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, क्या किसी यूनाइटेड नेशन या किसी हायर अथॉरिटी ने अगर कोई रेफरेंस दे रहे हो आप, मतलब आप गवर्नमेंट का रेफरेंस दे रहे हो या सुप्रीम कोर्ट का या यूनाइटेड नेशन का, या कोई भी एक्स वाई जेड किसी हायर अथॉरिटी का आप रेफरेंस दे रहे हो, तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं, सॉलिड आर्गुमेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं। अगर आपका आर्गुमेंट में एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर कोई बात कही जा रही है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर कोई बात कही जा रही है, तो वो आपका जो आर्गुमेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर कोई आर्गुमेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे है तो वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपके आर्गुमेंट में एक वर्ड यूज हो रहा है दिस इज वन वे, अगर आपके आर्गुमेंट में एक वर्ड यूज हो रहा है दिस इज वन वे, यह एक तरीका है, दिस इज वन वे, यह एक तरीका है, तो आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा, सॉलिड आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर आप कह रहे हो ना दिस इज वन वे, यह एक तरीका है, तो आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग यानी कि सॉलिड आर्गुमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है। हाँ जी, मैंने कंज्यूमर फॉर्म में रिपोर्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया आपने। हाँ जी, बिल्कुल। डाउट बेटा, आस्क डाउट सेक्शन में आप जब भी डाउट भेजा करो ना, तो वहां पे ना प्रॉपर क्वेश्चन भेजा करो विद ऑप्शंस, विदाउट ऑप्शन मत भेजा करो। ठीक है, विदाउट ऑप्शन मत भेजा करो। चलिए बेटा, ये तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को पहचानने की ट्रिक्स है। अब मैं आपको ना वीक आर्गुमेंट की पहचानने की ट्रिक बताता हूँ। वीक, बेटा अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं यानी कि तुलना, तो वो आर्गुमेंट हमेशा वीक होता है। आपके मम्मी पापा अगर आपके बाद, आपके मम्मी पापा अगर आज के बाद आपकी तुलना करें ना गुप्ता जी के लड़के से, शर्मा जी की लड़की से, है ना, तो बेटा उनसे कह देना कि मम्मी हमसे वीक बातें मत करो। हमें पता है तुलना करना, कंपैरिजन करना ये वीक आर्गुमेंट है, ये कमजोर लोगों की निशानी है। तो हमसे, यूनाइटेड नेशन होता है यूएन फॉर, तो हमसे कमजोर बातें मत करो। बेटा बोल मत देना तुम अपने मम्मी पापा को कि हमसे कमजोर तर्क मत करो, है,
ये कमजोर लोगों की निशानी है, वरना एक उल्टी उड़ती हुई चप्पल आएगी और उस कमजोर को ना ठोस बना के निकल जाएगी। उड़ती चप्पल, समझ रहे हो? तो वैसे तुलना हमें नहीं करनी है। अगर किसी भी तर्क में, किसी भी आर्गुमेंट में कहीं आप कंपैरिजन देख रहे हो किसी और से, तो वो आर्गुमेंट हमेशा गलत होता है, हमेशा गलत होता है, ठीक है। अगर हम अपने आर्गुमेंट में यूज कर रहे हैं ओनली वर्ड, यही केवल एकमात्र तरीका है, केवल एकमात्र यही तरीका है, केवल एकमात्र, तो ये आर्गुमेंट हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि केवल एकमात्र किसी भी समस्या के समाधान नहीं होता। किसी भी समस्या के मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। हम कहें दिस इज ओनली द सॉल्यूशन, तो ये कहना बिल्कुल गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी को मुफ्त की सलाह दे रहे हैं, अगर आपको किसी को सिर्फ फ्री की एडवाइस मिल रही है, तो वो आर्गुमेंट हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा, समझ रहे हो? अगर हमारा एम्बिगियस आर्गुमेंट है, एम्बिगियस, एम्बिगस मतलब एक ऐसा आर्गुमेंट जिसको सुनकर, एक ऐसा तर्क जिसको सुनकर हम थोड़ा सा सोच में पड़ जाए, अच्छा ओहो बात तो सही कह रहा है तू, है? मतलब जिसके डबल मीनिंग निकलते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे वन शुड ईट एंड ड्रिंक फ्रीली सिंस टुमारो वन हैज टू डाई, खुलकर खाओ पियो क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मरना है। कोई आपसे कह रहा है कि खुलकर खाओ पियो क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मरना है। भाई तुम परमानेंट थोड़ी हो इस पृथ्वी पे, तुम 10 20 30 साल बाद मर जाओगे, तो इससे बढ़िया खुल के खाओ पियो। तुम किसकी जद्दोजहद में लगे हुए हो, क्यों इतनी मेहनत करने में तुले हुए हो? अब आप सोचोगे यार बात तो सही है, मरना तो है, अमर तो कोई नहीं है, तो फिर मैं अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहा हूं? तो अगर ऐसे ही कोई तर्क आपसे कहता है तो वो बिल्कुल कमजोर होंगे, बिल्कुल वीक आर्गुमेंट होंगे। क्योंकि अगर ये बात किसी डायबिटिक पेशेंट के दिल पे लग गई, बेचारे ने बहुत दिनों से रसगुल्ले नहीं खाए थे, गुलाब जामुन, उसने कहा यार मरना तो है, सही बात है, ये एक दिन बाद मरेगा, मैं एक दिन पहले मर जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। उसने 2 किलो गुलाब जामुन आज ही खा लिए, आज ही लपेट दिए उसने 2 किलो गुलाब जामुन, तो बेचारा कब मरना था वो आज ही निकल गया ऊपर। तो ऐसे आर्गुमेंट जो कि है ना अंतर, मतलब आपके, मतलब जो डबल मीनिंग देते हैं, जिनका अस्पष्ट बातें होती हैं, वो स्पष्ट बातें नहीं होती हैं, क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो आर्गुमेंट ना हमेशा, मतलब जो आपको क्षण भर के लिए मोटिवेट करते हैं ना, कि जैसे आपको किसी ने एकदम पंप कर दिया, आपके दोस्त ने, तो आप एकदम पंप हो गए और फिर धड़ाम से जाके नीचे जमीन, और जितने ज्यादा पंप हो गए उतनी तेजी से नीचे गिरोगे, समझ रहे हो? तो ऐसे जो आर्गुमेंट्स होते हैं ना, जो आपको एकदम पंप कर देते हैं, ठीक है, वो आर्गुमेंट हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएंगे। वो फालतू की बकवास होती है ना? वो कहते हैं ना, क्यों भैया बकवास कर रहा है हमारे सामने, है? चलिए, सुपरस्टिशियस, हम अंधविश्वासी नहीं बन सकते। अंधविश्वासी मतलब हमें ना अंधविश्वास नहीं फैलाना है। हम कोई भी ना, जैसे आप टिपिकल हिंदू हैं, आप टिपिकल कुछ भी है, आप टिपिकल इंडियन है, रहो टिपिकल इंडियन, कोई दिक्कत नहीं पड़ता उससे, है ना? लेकिन हम ये चीज ना अपने क्वेश्चन पेपर में नहीं दर्शा सकते। चाइना प्रोडक्ट शुड बी बैन, चाइना के प्रोडक्ट बैन कर देने चाहिए, चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो बैन कर देने चाहिए, हैं? अब आप तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान में आग लगा दो, पाकिस्तान से कोई सामान मत खरीदो, है? तुम टिपिकल इंडियन बन गए। तो ये चीजें ना किताबों में हमें नहीं शो करनी है, तो वहां पर हम प्रॉपर देशभक्ति की भावना को जागृत नहीं कर सकते। तो वन वे और ओनली वे में फर्क यह है कि जब हम वन वे बोलते हैं तो बोलते हैं यह एक तरीका है। जैसे आपसे कहे कि क्या शुड आई ज्वाइन करियरविल, तो आप कहो हाँ करियरविल ज्वाइन कर ले, क्योंकि अगर तेरे को सक्सेस चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो करियरविल एक माध्यम है तुझे सरकारी नौकरी दिलाने का। करियरविल एक माध्यम है, करियरविल के जरिए, है ना, आप सरकारी नौकरी तक पहुंच सकते हो। तो करियरविल एक रास्ता है तुम्हारे लिए, करियरविल एक तरीका है, ठीक है। और वही अगर तुम, तो ये जो तर्क है ना, ये सॉलिड होता है, ये सही तर्क है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे बोलो कि हाँ तुझे करियरविल ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि करियरविल ही एकमात्र ऐसी कोचिंग है जो तुझे सरकारी नौकरी दिला सकती है, तो ये आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट हो गया, ये गलत हो गया। क्योंकि करियरविल ही एकमात्र ऐसी कोचिंग है जो तुझे सक्सेस दिला सकती है, तो ये गलत है। तो केवल एकमात्र वर्ड का यूज नहीं कर सकते। पीयूष सर रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, पीयूष सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट।
लेकिन अगर कहो कि केवल एकमात्र प्यूसरी रीजनिंग पढ़ाते हैं अच्छी और कोई दुनिया में रीजनिंग नहीं पढ़ाता, तो ये गलत बात है। समझ रहे हो? तो ये गलत बात है। हाँ जी, तो ये गलत बात है। तो केवल एकमात्र बोलने में और एक तरीका बोलने में फर्क है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें आर्गुमेंट को पहचानने में हमारी मदद करती हैं, हमारे आर्गुमेंट्स को पहचानने में हमारी मदद करती हैं। अब बाकी चीज तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझेंगे, क्योंकि इन चैप्टर्स में कोई फॉर्मूला फॉर्मूला तो देखो लगता नहीं है। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो एक्चुअल में जानेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे किस तरह से गए हैं। क्योंकि जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर हम देखेंगे जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है आर्गुमेंट को पहचानने की, क्या वो ट्रिक काम कर भी रही है कि नहीं कर रही। वो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, जरा चेक करो। हाँ जी। एडवाइस अगर सलाह मिल रही है तो बेटा वीक है। क्या है स्टेटमेंट? क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट तुमसे? शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैन? क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? प्रतिबंध तो ऑलरेडी लगा हुआ है भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट पे प्रतिबंध ऑलरेडी लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? लेकिन आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उसके पीछे छिपे रीजन को पहचानना है कि वो सॉलिड है या वो वीक है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हाँ लगा देना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? दिस लीड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल फोर्टिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। बिल्कुल सही बात है भैया। इससे क्या होता है? मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है। आप लोग जानते हैं पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि लोग ना प्रेगनेंसी टेस्ट करा लिया करते थे, और कई गांव में ऐसा होता था कि अगर लड़की है तो लड़की को ना मादा भ्रूण को हत्या कर देते थे, मतलब पेट में ही उसको अबॉर्शन कर देते थे, है ना। आपने ये कहानियां सुनी होंगी। तो आजकल तो ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी नहीं होता पूरे भारत में। लेकिन आज से अगर मैं बात करूं 15 साल पहले की, है ना, अगर मैं 15 साल पहले या 20 साल पहले की बात करता हूं, तो 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले गांव में ऐसा होता था कि लड़कियों को लोग अवॉर्ड करा दिया करते थे। और पता है इससे क्या होगा? अगर तुम सारी लड़कियों को खत्म करते जाओगे तो फिर सामाजिक असंतुलन नहीं हो जाएगा? सेक्स रेशो हमारा बिगड़ नहीं जाएगा? बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? एम्बिगस का मतलब बेटा होता है जिसकी मीनिंग क्लियर ना हो, मतलब जो तुम्हें पल भर के लिए मोटिवेट करे, जो मतलब कहते हैं ना अबे क्यों बकवास कर रहा है, चल निकल यहां से, मतलब जो आपको एकदम आपका मन आपको भ्रमित कर दे। ठीक है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये एकदम फैक्ट है। और जो फैक्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होते हैं। ये कह रहा है नहीं ऐसा मत करो, क्यों? पीपल हैव ए राइट टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ देयर अनबॉर्न चाइल्ड। ये कह रहा है कि हर व्यक्ति को अधिकार है उसके बच्चे के, भाई उसका बच्चा है उसको अधिकार है उसके बच्चे के बारे में जानने का। लेकिन नहीं, हमें बेटा पर्सनली अपने ऊपर रख के नहीं सोचनी है चीजों को, हमें समाज को लेके चलना है। हमें सोशल, वी आर सोशल एनिमल, है ना। हम सामाजिक क्या है? हम सामाजिक प्राणी हैं, समझ रहे हो? वी आर सोशल एनिमल।
तो बेटा हम पर्सनली नहीं सोच सकते। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हम पर्सनली नहीं सोच सकते, हम सोशल एनिमल है, हमें समाज के लिए सोचना है, हम पर्सनली नहीं सोच सकते। तो केवल तर्क पहला ठोस था। क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक ही बच्चे के लिए बाध्य करना चाहिए? देखो आप लोग जानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है भारत की, वो वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलेशन हो चुकी है ना। हाँ लाइव जी तो कॉन्टेस्ट मैं भी कराऊंगा बेटा, हो सकता है इस फ्राइडे को कराएं या नेक्स्ट फ्राइडे को कराएं। हाँ जी, क्यों भाई, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक ही बच्चे के लिए बाध्य करना चाहिए? क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वर्ल्ड नंबर 1 हो चुके हैं हम पॉपुलेशन के मामले में, हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? तो कह रहे हैं कि सारे माता पिताओं को बोल दो, मतलब लोगों को सिर्फ एक ही बच्चा करना है, एक से ज्यादा बच्चे नहीं करने हैं, तभी हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहला आर्गुमेंट है हाँ दिस इज द ओनली, देखो यहां पर ओनली वर्ड का यूज हो चुका है। हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। दिस इज द ओनली सोल्यूशन, यही एकमात्र तरीका है। और किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए केवल एकमात्र तरीका नहीं होता। ओनली वर्ड का हम यूज नहीं कर सकते अपने आर्गुमेंट में, हमेशा याद रखना ओनली एक नेगेटिव वर्ड होता है। ये हमारी नकारात्मक भावना को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी नकारात्मक सोच को रिप्रेजेंट करता है ना, नकारात्मक सोच को। दूसरा, नो दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडॉप्टेड बाय एनी अदर कंट्री। देखो ये कह रहे हैं कि दूसरे किसी देश ने ऐसा नहीं किया, तो यहां पर ये हमारी तुलना कर रहे हैं, तो हम दूसरे देश से तुलना नहीं कर सकते, हम दूसरे देश से तुलना नहीं कर सकते। तो पहला तर्क इसलिए गलत है क्योंकि उसमें ओनली वर्ड का यूज हो रहा है। दूसरा तर्क इसलिए गलत है क्योंकि वो तुलना है। मैंने कहा ना तो हम ओनली वर्ड का यूज कर सकते हैं, ना ही हम तुलना कर सकते हैं, ना ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग आ गया। ठीक है, ना ही हम तुलना कर सकते हैं, ना ही हम ओनली वर्ड का यूज कर सकते हैं। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग आ गया। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोंपड़ियों को गिरा देना चाहिए? क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोंपड़ियों को गिरा देना चाहिए?
और उनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि बड़े शहरों में जो झुग्गी झोंपड़ियां उनको गिरा दो, सबको गिरा दो, और उनमें जितने भी लोग रह रहे हैं ना उनको शहर के बाहर बसा दो। तो पहला आर्गुमेंट है हाँ बिल्कुल ऐसा करो, द बिग सिटीज नीड मोर एंड मोर स्पेसेस टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड हेंस द स्लम शुड बी रिमूव्ड। अच्छा ये बताओ, अगर किसी भी शहर का हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या चाहिए उस शहर के अंदर? सर उस शहर के अंदर सबसे पहले तो हमें चाहिए, अगर डेवलपमेंट करना है तो हॉस्पिटल्स चाहिए सर। उस शहर के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए ताकि हमें दूसरे शहर में भागना ना पड़े इलाज कराने के लिए, है ना सर। उस शहर में बड़ी बड़ी कंपनीज होनी चाहिए सर, उस शहर में पीवीआरस होने चाहिए, सिनेमा होने चाहिए सर, मेट्रो तो चलो बात की बात है, उस शहर में बहुत कुछ होना चाहिए। अच्छा ये सारी चीजें होनी चाहिए, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, पीवीआर, ठीक है, मॉल्स, अगर ये होने चाहिए तो ये अंडरग्राउंड तो बन नहीं सकते, ये बनेंगे तो जमीन पर ही। अच्छा जमीन बनेंगे तो सरकारी जमीन पर बनेंगे, जो लोग रह रहे हैं अपनी अपनी जमीनों पर वहां तो बन नहीं सकते, सरकारी जमीनों पर बनेंगे, है ना। अब सरकारी जमीन, झुग्गी झोंपड़ी शहर के जो बाहर की जगह होती है वहां पर ये सारी बसावट होती है। तो भाई अगर मैं तर्क की बात करूं तो इनका जो तर्क है ना वो फैक्ट है, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए डेवलपमेंट के लिए, स्पेस चाहिए तो भैया झुग्गी झोंपड़ी हमें हटानी पड़ेंगी। हमें हाँ और ना से कोई लेना देना नहीं है, हाँ और ना से कोई लेना देना नहीं है, हमें उसके पीछे छुपे कारण को देखना, और जो वो तथ्य दे रहे हैं वो मतलब जो वो तर्क दे रहे हैं वो तथ्य है, वो सत्य है, ठीक है, वो सत्य है। तो ये सही है, ये कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो, ऑल दीज पीपल विल लॉस देयर होम। ये कह रहे हैं ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो बेचारे गरीब जाएंगे कहां? उनका तो घर बार सब खत्म हो जाएगा, वो बेचारे गरीब कहां जाएंगे? उनका तो घर बार सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ना वो वहीं आसपास घरों में लोगों के काम कर रहे होते हैं, वहीं मान लो सब्जी का ठेला लगा रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं। अगर मान लो उनको शहर के बाहर हम बसा देते हैं तो वो कैसे फिर रिक्शा चलाएंगे? शहर के बाहर किसको ले जाएंगे रिक्शे में ढोके? सब्जी का ठेला किसके लिए लगाएंगे? किसके घरों में काम करेंगे? तो उनकी जो जीविका है, जो लोग पर डे कमा रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये भी तथ्य है, दोनों ही बातें यहां पर क्या है, सत्य है, ठीक है। दोनों ही तर्क क्या है, दोनों ही तर्क हमारे तथ्य पर बेस्ड है, दोनों ही तर्क हमारे सत्य हैं, तो दोनों ही तर्क हमारे मजबूत हो गए। बोथ आर्गुमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। हिंदी इंग्लिश में उल्टा लिखा हुआ लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही तर्क हमारे ठोस हैं। उल्टा लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश में, लेकिन क्या लेना देना, क्या लेना देना उससे हमें, है ना, उससे हमें क्या लेना देना। कोयला खनन वाला क्वेश्चन बेटा हटा दिया है हमने, उसकी जरूरत नहीं है, अब इसलिए हटा दिया उस क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन हटते जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐड होते जाते हैं, समझ रहे हो? बेटा उसमें वो था कि कोयले वाला क्वेश्चन वो था, तुम कहीं और पुराने नोट से पढ़ रहे हो, तो हम उसमें परमानेंट वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, कंप्लीट बैन नहीं कर सकते। हाँ उसके रेट को कम कर सकते हैं, अगर हमने कंप्लीट बैन कर दिया तो वो तो कोयला आज ही खत्म हो जाएगा हमारे लिए। कंप्लीट बैन नहीं कर सकते, उसके रेट को कम कर सकते हैं। हम्म, बनाओ बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से। हाँ जी। क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति दे देनी चाहिए? ये कह रहे हैं शुड द ऑयल कंपनीज बी अलाउड टू फिक्स द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो मार्केटिंग कंडीशन के हिसाब से मार्केटिंग शुड द ऑयल कंपनीज बी अलाउड, जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं क्या उनको अलाउ करना चाहिए
टू फिक्स द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोलियम के दाम होते हैं, जो पेट्रोल के रेट होते हैं, वो सरकार डिसाइड करती है। आपको पता है पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसके रेट सरकार डिसाइड करती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो ना, है ना, वो किसको दे देना चाहिए, ऑयल कंपनीज को अलाउ कर देना चाहिए कि वो अपने अपने हिसाब से उस रेट को डिसाइड कर लें। तो दिस इज द ओनली, बेटा ओनली वर्ड का यूज हम कर ही नहीं सकते, इस तर्क को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस आर्गुमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस विल पुट ए एडिशनल बर्डन ऑन द रिटेल प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एंड विल कॉज अ लॉट ऑफ हार्डशिप टू द, नहीं, आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी। बिल्कुल सही बात है बेटा, आम लोगों को तो बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि जो पेट्रोल के रेट होते हैं उससे ना पूरा मार्केट है डिपेंड करता, उस पर पूरा मार्केट डिपेंड करता। आलू के रेट, है ना, सब्जी के रेट, फलों के रेट, हर चीज बेटा डीजल के दाम पे डिपेंड करती है। तो अगर मान लो पेट्रोल के रेट प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से सेट करती है, तो बेटा मार्केट में बड़ी उथल पुथल हो जाएगी, तो उनको बड़ी कठिनाई हो जाएगी कि कभी कम कभी ज्यादा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये आर्गुमेंट हमारा स्ट्रांग हो गया और ये हो गया वीक। तो ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रांग, केवल तर्क दूसरा ठोस है, केवल तर्क दूसरा ठोस है। देखो बेटा, ये जो 4 टॉपिक हमने पढ़े हैं, ये जो चौथा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फिलहाल एनालिटिकल रीजनिंग का, इन चारों टॉपिक में जो सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चन ठीक होते हैं, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी सबसे ज्यादा जो होती है वो हमारी कॉज एंड इफेक्ट में होती है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यानी कि कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन गलती से भी हमें छोड़ना नहीं है, गलती से भी अगर एग्जाम में आए तो ये क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि 100% चांस है कि तुम्हारा क्वेश्चन ठीक होगा अगर तुमने मेरे से पढ़ा है तो। अगर जो कॉज एंड इफेक्ट मैंने क्लास में पढ़ाया है, अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है ऑप्शंस को कैसे चूज करना है। ठीक है, उसके बाद जो एक्यूरेसी बनती है वो हमारी कोर्स ऑफ एक्शन में बनती है। मतलब 100 में से एक क्वेश्चन है जो गलत हो सकता है तुम्हारा, या 2 क्वेश्चन है या 3, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते तुम्हारे कोर्स ऑफ एक्शन में, है ना। उसके बाद जो एक्यूरेसी बनती है वो हमारी एजम्पशन में बनती है। 100 में से 10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, यहाँ पे 100 में से 100 क्वेश्चन ठीक कर दोगे, ये 100 में से एक क्वेश्चन गलत करोगे, और ये 100 में से 10 क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, और जो चौथा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, यहाँ एक्यूरेसी सबसे कम है इन चारों टॉपिक के मुकाबले। यहाँ 100 में से 70 ही क्वेश्चन ठीक होते हैं, समझ रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने इतने क्वेश्चन के आंसर सही दिए तो बेटा आपको सल्यूट है। हाँ जी। बेटा जो वीक आर्गुमेंट है ना वो गलत आर्गुमेंट होता है, सीधी सी बात है। क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं जो फांसी की सजा भारत में देते हैं ना लोगों को, वो बंद कर दो। शुड कैपिटल पनिशमेंट बी एबोलिस्ड ऑल टुगेदर इन इंडिया? क्या भारत में मृत्युदंड पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए? क्या फांसी की सजा देनी नहीं चाहिए? तो पहला आर्गुमेंट है हाँ, मत दो फांसी की सजा। क्यों? क्योंकि कंट्रीज बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन, देखो हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और मैंने आपको क्या बताया, तुलना हमें नहीं करनी है किसी से भी, तुलना हमें नहीं करनी है किसी से भी। दूसरा है नो दिस इज वन वे, यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है वन वे, और मैंने क्या कहा था, अगर हमारा वन वे वर्ड यूज हो जाए तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, वो हमेशा सॉलिड होगा, ठोस होगा। अगर वन वे यूज हो जाए, ओनली और वन वे में फर्क है, ओनली अगर होता तो वीक होता, वन वे अगर है तो स्ट्रॉन्ग है। तो बेटा ये तो तुलना है, तुरंत गलत। ये एक तरीका है, दिस इज वन वे, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। केवल दूसरा तर्क ठोस है, केवल दूसरा तर्क हमारा ठोस है, समझ रहे हो।
हाँ जी, केवल दूसरा तर्क हमारा ठोस है। ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। बेटा इन टॉपिक्स में कुछ नहीं है, जो क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चंस को 3 बार कर लो। क्लास में कराए गए क्वेश्चंस को ही 3-3 बार कर लो बस। क्लास में कराए गए क्वेश्चंस को ही 3-3 बार कर लो। क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व पर प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए? दाने दाने में केसर का दम। अब तो मैं भी बोलता हूं जुमा केसरी है। क्यों भाई? ऐसा कोई एक्टर नहीं है इस समय मार्केट में जो तंबाकू बनाने वाली कंपनी का एडवर्टीजमेंट ना कर रहा हो। सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, है ना, रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्टर नहीं बच रहा है जो इन तंबाकू बनाने वाली कंपनियों का टाइगर श्रॉफ, ये सब एडवर्टीजमेंट में लगे हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये एडवर्टीजमेंट बंद करा दो। तो पहला आर्गुमेंट है, हाँ दिस इज द ओनली। बेटा ओनली वर्ड का यूज नहीं कर सकते, ओनली वर्ड देखते ही गलत कर दो। ओनली वर्ड का यूज नहीं हो सकता। कितनी बार समझाऊं तुम बार बार क्यों भूल जाते हो? ओनली वर्ड, कंपैरिजन और वन वे, ये 3 चीजें हैं, इन पे ध्यान दो। दीज कंपनी स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, ये कह रही है बेटा बहुत खर्चा किया है शाहरुख खान को पैसे देने में, तो तुम एडवर्टीजमेंट बंद कैसे कर दोगे? इतना पैसा दिया है हमने। तो बेटा पैसे की बात करोगे तो वैसे भी आर्गुमेंट हमारा वीक होगा। पैसे की बात करोगे तो वैसे भी आर्गुमेंट हमारा वीक होगा। अक्षय कुमार भी ऐड कर रहा भाई साहब। अगर हम पैसे की बात करेंगे तो वैसे भी वीक आर्गुमेंट हो गया, और ओनली वर्ड का हम यूज कर नहीं सकते। ओनली वर्ड का हमें यूज करना नहीं है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमें 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना है। ओनली, ओनली वे, केवल एकमात्र तरीका, केवल एकमात्र तरीका, वन वे, एक तरीका, एक तरीका है, और एकमात्र तरीका। बस थोड़ा सा फर्क है बेटा, शब्दों का जाल है, शब्दों में फर्क है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है। और कंपैरिजन, ये 3 चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तुलना, ये 3 चीज बहुत यूज होती है, समझ रहे हो? यह एक तरीका है, यह एक तरीका, एक बात कंपैरिजन। ये वीक आर्गुमेंट होगा, और ये हमारा वीक आर्गुमेंट होगा, और ये हमारा होगा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ठीक है, वीक वीक और स्ट्रॉन्ग, ये 3 चीजें विशेष ध्यान रखो। क्योंकि बेटा आर्गुमेंट के, जो भी हम आर्गुमेंट्स करते हैं उनमें इन 3 चीजों का अक्सर यूज होता है, उनमें इन 3 चीजों का अक्सर यूज होता है। मुझे लग रहा है आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। बाकी हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। मैंने 6 क्वेश्चन कराए, 6, हमने 6 क्वेश्चन किए हैं। और इन 6 क्वेश्चन में से अगर आप लोगों के बेटा, अगर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ठीक है देन यू आर गुड। अगर आपके 2 क्वेश्चन ठीक है देन यू आर वेरी गुड। अगर आपके 3 क्वेश्चन ठीक थे देन यू आर परफेक्ट, आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर आपके 4, 5 या 6 क्वेश्चन ठीक थे देन यू आर सुपर्ब। अब आप देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। और कल हम क्या करेंगे, कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप आज आप गुड थे तो कल वेरी गुड बनोगे, वेरी गुड थे तो परफेक्ट बनोगे, है ना, इस तरीके से। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से कल। शुक्रिया।